बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ट्रंप ने फिर यूक्रेन पर डाली जंग की जिम्मेदारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को रूस से जंग के लिए जिम्मेदार बताया। 2 दिन पहले रूसी हमलों में यूक्रेनी शहर सूमी के 34 लोगों की गई थी जान। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। ट्रंप के फैसलों के असर की बात होगी आज कार्यक्रम में। इसके अलावा अफ्रीकी देश सूडान से बीबीसीआई की स्पेशल रिपोर्ट। सेना और पैरामिलिट्री आरएसएफ में गृहयुद्ध के दौरान जनसंहार के आरोपों की पड़ताल करने देश के अंदरूनी इलाके में पहुंची बीबीसीआई की टीम। अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच दक्षिण एशिया में आर्थिक साझेदारी मजबूत करने की कोशिश में जुटा चीन। वियतनाम के बाद मलेशिया पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। क्या इन देशों के लिए अमेरिका की जगह ले सकता है चीन? लगभग 3 साल से चल रही रूस यूक्रेन जंग के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति पर एक बार फिर आरोप लगाया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। वो जंग जो रूस के हमले के बाद शुरू हुई थी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान हुई लाखों लोगों की मौत के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितने कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उन्होंने ये भी कहा कि जंग तभी शुरू करनी चाहिए जब पता हो कि आप उसे जीत सकते हैं। वो हमेशा मिसाइल खरीदने की ताक में रहते हैं। जब आप जंग शुरू करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसे जीत सकते हैं। आप अपने से 20 गुना बड़े से जंग छेड़कर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बाकी आपको मिसाइल ले देंगे। और ट्रंप ने ये तब कहा जब उन्हें यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने न्योता दिया, ये कहते हुए कि रूस से कोई समझौता करने से पहले ट्रंप को यूक्रेन आकर देखना चाहिए कि रूस कितनी तबाही मचा रहा है। दरअसल बीते रविवार यूक्रेन के सूमी शहर में रूस के हमलों में 34 लोगों की मौत हुई, 100 से ज्यादा घायल हुए। जंग रुकवाने की अमेरिकी कोशिशों के बावजूद हो रहे रूसी हमलों के कारण सूमी में कितनी तबाही मची, देखिए बीबीसी संवाददाता जेम्स वॉटरहाउस की रिपोर्ट। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि इन मिसाइलों की रफ्तार इतनी तेज थी कि उन्हें रिएक्ट करने का वक्त तक नहीं मिला। दूसरा हमला इसी व्यस्त सड़क पर हुआ जिसमें ज्यादातर लोगों की जान गई है। जहां मिसाइल गिरी वहां से ये बस कुछ ही मीटर दूर थी। बस में सवार लोगों में 13 साल के किरिलो भी थे, जो न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी बचाने में कामयाब रहे। मैंने टूटी खिड़कियां और खून में सनी लाशें देखी। मैं बस किसी तरह बस से बाहर निकलना चाहता था। मुझे धुएं की गंध आ रही थी, मानो बस में आग लगने वाली हो। किरिलो ने बस में सवार अपनी मां मरीना की तरफ देखा। उनका चेहरा खून से सना हुआ था। आपके बेटे ने जो कल किया, क्या आपको उस पर गर्व है? बिल्कुल, उसने मेरी जिंदगी बचाई है। As someone from Sumy, क्या आपने सूमी में ऐसे हमले पहले भी देखे हैं? to these kind of attacks. हाँ, ये रोज की बात हो गई है। किरिलो गलत नहीं बोल रहे। शहर के ऊपर इस रूसी शाहिद ड्रोन की मौजूदगी बचाव अभियानों पर असर डाल रही है। We've just been urged to take shelter. मिसाइल हमले की आशंका की वजह से यहाँ के इमरजेंसी क्रू ने हमसे सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने मारे गए लोगों के लिए शोक सभा की योजना बनाई थी, पर अब जाहिर है रूस के हवाई हमलों के बीच कुछ भी सुरक्षित नहीं है। Aerial bombardment. रूस ने दावा किया है कि उसके निशाने पर आम नागरिक नहीं, बल्कि एक कॉन्फ्रेंस सेंटर था जहाँ सेना से जुड़ा कार्यक्रम होना था। There is no mistaking. हमले का असर कितना ज्यादा था ये साफ है। रूस कहता है कि वो वरिष्ठ यूक्रेनी सैन्य अधिकारियों की एक सभा को निशाना बनाने में कामयाब रहा। अगर ये सच भी है तो भी उसने रविवार की सुबह शहर के बीचों बीच 2 बेहद सटीक मिसाइल हमले किए। Missiles at the heart of a city centre on a clear Sunday morning. वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप को यूक्रेन आकर रूसी हमलों से होने वाली तबाही देखने के लिए आमंत्रित किया है। लेकिन जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ने जंग शुरू करने के लिए एक बार फिर ज़ेलेंस्की को जिम्मेदार ठहराया है, वो शायद ही उनके इस आमंत्रण को स्वीकार करेंगे। बीबीसी संवाददाता जेम्स वॉटरहाउस की रिपोर्ट। इधर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के कारण पूरी दुनिया में हलचल मची है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग वियतनाम के बाद मलेशिया पहुंचे, जहां वो अमेरिका से टैरिफ वॉर के बीच साउथ ईस्ट एशिया में नए कारोबारी दोस्त तलाश रहे हैं। वियतनाम में दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए। शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिकी टैरिफ से पैदा हुई मुश्किलों से निपटने के लिए चीन और वियतनाम को साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े होना चाहिए, आपसी रिश्तों को मजबूत करना चाहिए। चीन कोशिश तो कर रहा है, मगर साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश चाहते हैं कि अमेरिका के साथ कोई तो समझौता हो जाए। और चीन खुद को अमेरिका के मुकाबले एक भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर के तौर पर पेश तो कर रहा है, लेकिन क्या चीन वियतनाम और मलेशिया के लिए एक्सपोर्ट के मामले में अमेरिका की जगह ले सकता है? जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता जॉनथन हेड। इन देशों की स्थिति चीन से अलग है। ये अमेरिका को चीजें निर्यात करने पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। कई महीनों में वियतनाम, चीन और कुछ हद तक मलेशिया आपस में प्रतिद्वंदी हैं। ये सभी देश अमेरिकी मार्केट में एक ही किस्म का सामान भेजते हैं। वहीं चीन काफी हद तक अपने देश के मार्केट पर निर्भर है। वो एक आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था है, पर वियतनाम और मलेशिया नहीं है। उन्हें अमेरिका से बात करनी होगी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग वियतनाम इसलिए गए ताकि अमेरिका को नुकसान पहुंचाया जा सके। बाकी दुनिया ही नहीं, अमेरिका के अंदर और उसके पड़ोसी देशों पर भी ट्रंप के फैसलों का असर देखा जा रहा है। अमेरिकी सरकार ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली $2 अरब से ज़्यादा की फंडिंग रोक दी है, इसलिए क्योंकि यूनिवर्सिटी ने व्हाइट हाउस की मांगों की एक लिस्ट मानने से इनकार कर दिया था। हार्वर्ड ने कहा कि व्हाइट हाउस उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं ट्रंप प्रशासन ने कहा कि उसने मांगों की जो लिस्ट भेजी थी, उसने यूनिवर्सिटी के कैंपस में यहूदी विरोधी भावना से लड़ने में मदद मिलेगी। इन मांगों में प्रशासनिक नियुक्तियां और दाखिले की प्रक्रिया में बदलाव शामिल थे। ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में फ़लस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों पर भी कार्रवाई हुई। और राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ने कहा था कि वो अवैध अप्रवासियों को अमेरिका आने से रोकेंगे। अब उन्होंने सैकड़ों लोगों को अल साल्वाडोर डिपोर्ट किया है, जिनमें से ज़्यादातर वेनेजुएला के हैं। अमेरिका के मैरीलैंड में रहने वाले एक शख्स को भी गलती से वहाँ भेज दिया गया। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस शख्स को वापस लाने को कहा, मगर अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति उसे वापस नहीं भेज रहे। देखिए बीबीसी संवाददाता जॉन सेडवर्थ की रिपोर्ट। अमेरिकी एयरफोर्स का प्लेन अल साल्वाडोर में उतरा। इसमें वो आप्रवासी थे जिन्हें अमेरिका में पकड़कर सजा देने के लिए यहां लाया गया है। अल साल्वाडोर की इस कुख्यात जेल को संदिग्ध गैंग मेंबर्स को सजा देने के लिए बनाया गया है और अब ये डोनाल्ड ट्रंप के कड़े रवैये का हिस्सा बन चुकी है। ट्रंप व्हाइट हाउस में अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति से मिले। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने इस ओर भी इशारा कर दिया कि अमेरिकी नागरिकों को भी उस जेल में भेजा जा सकता है। वहाँ स्पेशल कैटेगरी बनाने के पीछे क्या मकसद रहा होगा? यही कि वहाँ जा रहा शख्स उन कैदियों जितना ही बुरा है। हमारे यहाँ भी बुरे लोग हैं और मैं उसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ कम पैसे लगेंगे और ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। अमेरिकी सरकार हाल ही में डिपोर्ट किए 200 आप्रवासियों को जेल में रखने के लिए अल साल्वाडोर को पैसे दे रही है। इन आप्रवासियों पर हिंसक गैंग्स का सदस्य होने के आरोप लगाए गए हैं, मगर इस बारे में कम ही सबूत पेश किए गए। 29 साल के किल्मार अब्रेगो ग्रासिया, जो खुद को किसी गैंग से जुड़ा नहीं बताते, वो एक उदाहरण बन गए हैं। कोर्ट ने उन्हें अमेरिका से बाहर ना भेजने का फैसला सुनाया था, फिर भी उन्हें यहाँ भेजा गया तो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किल्मार को वापस लाया जाए, लेकिन अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति ने कहा ये नामुमकिन है। मैं कैसे एक चरमपंथी को अमेरिका में स्मगल कर सकता हूँ? मेरे पास उसे वापस अमेरिका भेजने की ताकत नहीं है। कोर्ट के आदेश को ना मानने और डिपोर्ट किए गए लोगों को वापस लाने की धीमी प्रक्रिया को देखते हुए कुछ लोगों को लग रहा है कि कई साल पुराने कानून कायदे खतरे में हैं। कुछ लोग कहेंगे और प्रशासन भी कह चुका है कि इन लोगों पर अपराध करने का शक है। ट्रंप प्रशासन जोर दे रहा है कि ये लोग गैंग मेंबर्स हैं। कई मामलों में किसी खास किस्म के टैटू होने को या खास तरह की बास्केटबॉल जर्सी पहनने को एक सबूत की तरह इनकी कोर्ट की फाइलों में पेश किया गया है। ये अपराध के लिए तो कोई सबूत नहीं हुए। आप तब तक इनके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे जब तक आप इनकी जांच नहीं कर लेते। इस जेल की वजह से अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति की अहमियत काफी बढ़ गई है। बतौर राष्ट्रपति ट्रंप अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि इससे वो अमेरिकियों का दिल जीत पाएंगे। बीबीसी संवाददाता जॉन सडवर्थ की रिपोर्ट।
सूडान अफ्रीका का ऐसा देश जो बीते 2 साल से गृह युद्ध की मार झेल रहा है, और अब जब इस जंग को शुरू हुए 2 साल पूरे हो गए हैं, तब दक्षिणी दारफूर के पास बने सबसे बड़े रिफ्यूजी कैंप में शरण लेकर रह रहे हजारों लोग जान बचाकर कहीं और भाग रहे हैं। यहाँ सेना और पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्स या आरएसएफ के बीच देश की सत्ता पर कब्जे के लिए संघर्ष चल रहा है। और कई दिनों तक चली हिंसा के बाद आरएसएफ ने दक्षिणी दारफूर के जमजम कैंप पर कब्जा कर लिया है। यहाँ राहत काम में जुटे ग्रुप्स का कहना है कि इस हिंसा में कम से कम 400 लोग मारे गए हैं और करीब 4 लाख लोगों को शहर छोड़कर भागना पड़ा है। रिफ्यूजी कैंप में करीब 5 लाख लोग रहते थे, जिन पर अब भूखमरी का भी संकट मंडरा रहा है। सूडान में आर्मी और आरएसएफ के बीच में चल रही जंग में 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 1 करोड़ 27 लाख लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और 2 करोड़ 46 लाख लोग भूख से जूझ रहे हैं। इसीलिए इस रिपोर्ट में इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट बताया गया है। यूएन के अनुमान के मुताबिक इससे निपटने के लिए $6 अरब की जरूरत है। और सूडान के दक्षिणी दारफूर की राजधानी अल फशर आखिरी ऐसा शहर है जो अब भी आरएसएफ के खिलाफ खड़ा है। कोई जर्नलिस्ट अल फशर जा नहीं सकता। वहां मौजूद लोगों ने बीबीसी के लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को कैमरे में कैद किया। देखिए बीबीसी संवाददाता हेबा बेतार की ये रिपोर्ट। इसके कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। हम दिन रात गोलाबारी का सामना कर रहे हैं। ये फिर शुरू हो गई। दक्षिणी दारफूर की राजधानी अल फशर में ये सब आम हो गया है। ये आखिरी बड़ा शहर है जिस पर आरएसएफ का कब्जा नहीं हो पाया, मगर ये पिछले 12 महीनों से घिरा हुआ है। ओ गॉड, ये हमारे पास ही गिरा। गोलीबारी फिर से शुरू हो गई। अपना घर खो चुके मनाहिल और उनके परिवार के इस नए ठिकाने पर भी हमले हुए हैं। अंदर जाओ, नीचे बैठो। एक जगह से दूसरी जगह भटकना काफी मुश्किल होता है। अपना घर और सब कुछ खोना पड़ता है। नई जगह आपके पास कुछ भी नहीं होता। मनाहिल विस्थापित हुए लोगों की मदद करती हैं। अंधेरा होते ही वो तेजी से घर की ओर चल देती हैं। अगर आरएसएफ के लोग यहाँ आएंगे तो वो लूटपाट, रेप और मर्डर करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ कहते हैं कि अल फशर अब भूखमरी की कगार पर है। हमने यहाँ एक कम्युनिटी किचन बनाया है। यहाँ के हालात ने लोगों को भागने के लिए मजबूर कर दिया है, जिससे ये इलाका वीरान हो रहा है। मुस्तफ़ा एक बिजनेस चलाते थे। अब वो एक विस्थापितों को खाना खिलाने वाले कम्युनिटी किचन के वॉलंटियर हैं। ये 10वां गोला है। मनाहिल के पड़ोस में गोलीबारी बढ़ गई है। आप जो वहाँ देख रहे हैं वो एक ट्रेंच है। इसे पूरी तरह से नहीं ढका गया है। आप देख सकते हैं एक शख्स घर के बाहर एक और शेल्टर बना रहा है। नवंबर 2024 में मनाहिल और मुस्तफ़ा ने अल फशर छोड़ने का फैसला किया था। इस जंग ने हमें अपनी पसंदीदा जगह अल फशर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अल फशर के लोगों को एक तरह से सजा के तौर पर मौत दे दी गई, फिर चाहे वो गोलाबारी में मारे गए हों या भूख प्यास से। यूएन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 2 साल पहले जंग शुरू होने से लेकर अब तक करीब 1.25 करोड़ लोग विस्थापित हो चुके हैं, मगर हत्याओं का सिलसिला अब तक नहीं थमा है और लाखों लोग काफी बुरे हालात में रह रहे हैं। बीबीसी संवाददाता हेबा बेतार की रिपोर्ट। और कभी अपनी नानी या दादी की उम्र की महिलाओं को आपने फुटबॉल खेलते देखा है क्या? इन दादियों के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। ये ना सिर्फ शौकिया तौर पर फुटबॉल खेलती हैं बल्कि टूर्नामेंट्स में भी हिस्सा लेती हैं। 7 देशों की 20 टीमों ने ग्रैनीज यानी दादी की उम्र की महिलाओं के लिए होने वाले सॉकर ग्रैनीज वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। जब मैं यहाँ आई थी तब मैं दवाएं खाती थी।
लेकिन इन दिनों मैं बिल्कुल फिट और फ्रेश महसूस करती हूँ। ये भले ही मेसी या रोनाल्डो ना हो, लेकिन ये बातें इन्हें फुटबॉल के मैदान पर उतरने से नहीं रोकती। दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो में इस साल के सॉकर ग्रैनीज वर्ल्ड कप की मेजबानी सोंगा के राजा ने की। इस टूर्नामेंट में 55 से 80 साल की उम्र की महिलाएं हिस्सा लेती हैं। दक्षिण अफ्रीका, कीनिया, मोजाम्बिक, जाम्बिया और टोगो समेत 7 देशों की 20 टीमें हैं इस बार मैदान में। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि टोगो की टीम जीतेगी। मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि मुझे अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है। फुटबॉल सबके लिए है, उन महिलाओं के लिए भी जो अपनी सेहत के लिए खेलना चाहती हैं। लिम्पोपो की रहने वाली रेबिका ने ही बुजुर्ग महिलाओं की पहली टीम बनाई थी। डॉक्टर ने उन्हें एक्सरसाइज करने की नसीहत दी थी, जिसके बाद वो पूरे अफ्रीका में खेलने गई और दूसरी महिलाओं को भी फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कभी फुटबॉल नहीं खेला था, कम से कम मेरे समुदाय में तो नहीं। लोग हम पर हंसते थे। कुछ लोगों के लिए फुटबॉल महज एक्सरसाइज नहीं, बल्कि रूढ़िवादी समाज को जवाब देने का जरिया भी है। फुटबॉलर होने के साथ ही साथ माँ भी हैं। घर पर आप परिवार के साथ अकेले होते हैं, मगर फील्ड पर जाते हैं तो दूसरी माँओं से मिलते हैं। आप उनसे अलग अलग चीजें सीखते हैं। दक्षिण अफ्रीका में सॉकर ग्रैनीज वर्ल्ड कप की शुरुआत साल 2023 में हुई थी। इसका आयोजन हर 2 साल बाद होना है। ये इस टूर्नामेंट का दूसरा एडिशन है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैंने ये उम्मीद नहीं की थी। वर्ल्ड कप जीतना मेरा सपना था। फीफा की शुरुआत केवल 4 टीमों से हुई थी, हमारी तो 12 से हुई है और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। इन महिलाओं के लिए उम्र मायने नहीं रखती। मैं 60 साल की हूँ, पर जब फील्ड पर उतरती हूँ तो लगता है मानो 16 साल की हो चुकी हूँ। बीबीसी संवाददाता प्रिया सिप्पी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं एक अनोखी शादी। ये शादी हुई पानी के अंदर। यूके के एडम और एमी हार्पर स्कूबा डाइवर्स हैं और ये मिले भी स्कूबा डाइविंग के दौरान पहली बार। और 3 साल बाद वो इस तरह शादी के बंधन में बंध गए। और उनके साथ साथ उनके परिवार वालों ने भी पानी के अंदर इस शादी में हिस्सा लिया। और कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना है।